पार्वती थोड़ा जल्दी करो, लाल जी के घर शादी है। ये तो तुम्हें पहले से ही पता था ना, तो इतना तैयार होने में वक्त क्यों लगा रही हो? अजी मैं तो तैयार ही हूँ। मैं तो बस राधा का इंतजार कर रही हूँ। राधा तैयार हो जाए फिर हम चलते हैं। ठीक है। तभी कुछ देर बाद वहां पर राधा आ जाती है और अपने भैया भाभी से कहती है, भैया भाभी, मैं कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना बिल्कुल चांद का टुकड़ा। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहना। सच में मेरी नंद से सुंदर जग में और कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा भाभी, आपने तो काफी अच्छा मस्का लगा दिया मुझे। अगर ऐसी बात है तो फिर आज से साइकिल के आगे नहीं बैठूंगी बल्कि पीछे बैठूंगी, और आगे आप बैठिएगा और भैया साइकिल चलाएंगे। नहीं नहीं राधा, मेरे से साड़ी पहनकर आगे बैठा नहीं जाएगा। तुम मेरी प्यारी ननंद हो ना, प्लीज मान जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है भाभी, आप फिर से मुझे ऐसे ही मना लेती हो। ये कहानी है राधा और पार्वती की। शिव और राधा भाई बहन थे। बचपन में ही शिव और राधा के माता पिता का निधन हो गया था। तभी से शिव ने राधा की सारी जिम्मेदारियां उठा ली थी। राधा को माँ का प्यार मिले इसलिए शिव ने पार्वती से शादी कर ली थी। पार्वती ने भी राधा को अपनी बेटी मान लिया था। उसने शादी के इतने साल बाद भी कोई बच्चा नहीं चाहा ताकि उसका प्यार कभी बट ना पाए। वहीं राधा भी अपनी भाभी पार्वती पर अपनी जान छिड़कती थी। उस दिन शिव, पार्वती और राधा गांव के लाला की बेटी की शादी में जा रहे थे। फिर शादी में खाना खाते हुए, भाभी देखिए ना, इस दुल्हन ने कितना प्यारा सा लहंगा पहना हुआ है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, वाकई में काफी प्यारा है। वैसे तुम्हारे पास भी तो वो हरा वाला नहीं भाभी, लेकिन ये लहंगा तो उसके जैसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये दुल्हन का लहंगा है और बहुत महंगा भी आता है। अच्छा ऐसी बात है तो भाभी, कितने का मिलेगा ये वाला लहंगा? अरे तू ऐसे क्यों पूछ रही है? अरे भाभी, जब मेरी शादी होगी ना तो आप भी मुझे ऐसा ही लहंगा लेकर दोगी, बस इसलिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगी। मेरी लाडो दुल्हन बनकर इसमें तो वाकई में और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। हाँ, कितनी अच्छी हो भाभी आप। रुकिए, इसी बात पर मैं आपके लिए एक और रसमलाई लेकर आती हूँ। अच्छा शैतान कहेगी। राधा और पार्वती जिस शादी में आई हुई थी वो लाला की बेटी की शादी थी। लाला बहुत ही अमीर था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए शहर से बहुत ही महंगा लहंगा सिलवाया था। पर यह बात नादान राधा को कहाँ समझ आती, लेकिन ये बात पार्वती के दिमाग में घर कर जाती है। घर लौटते वक्त साइकिल के आगे बैठी राधा अपने भैया के साथ ढेर सारी बातें करती रहती है। वहीं साइकिल के पीछे बैठी पार्वती बस यही सब हिसाब लगा रही थी कि उसे हर महीने कितने पैसे जोड़ने होंगे ताकि वो अपनी नंद के लिए एक अच्छा लहंगा खरीद सके। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता है और सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था कि एक दिन हरिराम पार्वती को आकर बताता है, पार्वती भाभी, शिव भैया का एक्सीडेंट हो गया वहाँ। मैंने जैसे तैसे हॉस्पिटल में तो पहुंचा दिया, अब हॉस्पिटल में जल्दी चलिए आप। इस समय राधा पानी भरने के लिए नदी पर गई थी, जिस वजह से पार्वती को अकेले ही हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहां डॉक्टर पार्वती से कहता है, देखिए पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, उनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तभी उनकी जान बच सकती है। आप एक काम कीजिए, 35,000 रुपए जितना जल्दी हो सके काउंटर पर जमा करवा दीजिए। दरअसल शिव जब काम करके वापस आ रहा था तभी एक बेकाबू कार ने शिव का एक्सीडेंट करके वहां से भाग जाता है। उसके साथ ही किसी तरह से उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ने ऐसी बात कह दी कि उसके बाद पार्वती सोच में पड़ जाती है। पार्वती के पास तो पैसे थे, लेकिन वो उसने राधा के लहंगे के लिए बचा कर रखे थे। लेकिन इस वक्त शिव का इलाज बहुत ज्यादा जरूरी था। पार्वती ने सारे पैसे अस्पताल में जमा करवा दिए। इस तरह शिव की जान तो बच गई, लेकिन वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। फिर डॉक्टर ने पार्वती से कहा, देखिए अब ये तो खतरे से बाहर हैं, लेकिन ये ज्यादा कमजोर हो गए हैं। इनसे 3-4 महीने कोई भी काम मत करवाइएगा, ये झेल नहीं पाएंगे। इनकी आप सेवा कीजिए और खुद खिलाइए पिलाइए। जी डॉक्टर साहब। उस दिन से पार्वती पर घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। हालांकि अच्छी बात ये थी कि अब राधा जवान हो गई थी, तो राधा घर का काम देखती और पार्वती बाहर जाकर फैक्ट्री में काम करने लग गई थी। तभी एक दिन फैक्ट्री से लौटते वक्त पार्वती को रास्ते में एक बहुत बड़ी दर्जी की दुकान दिखी।
उसके बाहर बहुत सारे सुंदर सुंदर लहंगे टंगे हुए थे। पार्वती जानती थी कि वो लहंगे बहुत महंगे होंगे और वो उसे खरीद नहीं पाएगी, लेकिन तभी उसे कुछ सूझा और वो दुकान के अंदर जाने लग गई। राधे राधे सेठ जी। राधे राधे जी, बताइए आप क्या चाहिए? नहीं नहीं सर जी, मैं कुछ खरीदने नहीं आई हूँ, बल्कि काम मांगने आई हूँ। अच्छा, वैसे मेरे यहाँ पर एक मशीन खाली तो है, तुम्हें सिलाई आती है? आती तो नहीं है सेठ जी, लेकिन मेरे कन्हैया जी की कसम, बहुत मेहनत करूंगी, जल्दी से जल्दी सीख लूंगी। चाहे तो आप मुझे 1 रुपया मत दीजिए, बस बढ़िया लहंगा सिलना सिखा दीजिए। पार्वती की आंखों में सच्चाई देखकर सेठ ने उसे काम पर रख लिया। अगले दिन से पार्वती उस दुकान के काबिल दर्जियों से सिलाई सीखने लग जाती है। वो सिलाई के काम के साथ साथ दुकान की साफ सफाई भी करती है। उसकी मेहनत से सेठ बहुत खुश था। कुछ महीने बाद, अरे पार्वती बिटिया, कुछ सीखा तुमने? महीने हो गए तुम्हें सीखते हुए। जी सेठ जी, देखिए ये लहंगा मैंने सिला है। पार्वती के हाथों में एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा था। उस लहंगे को देखकर सेठ भी बहुत खुश होता है और फिर कुछ समय सोचकर बोलता है, पार्वती ये तो बहुत ही बढ़िया लहंगा है। अगर इसमें कढ़ाई का काम थोड़ा बहुत हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। उससे क्या होता है कि इसमें तुम्हारी एक तो मेहनत कम लगती है और हम उसे थोड़ा सा सस्ता बेच सकते हैं, और दूसरी बात कि इसका डिजाइन भी काफी खिल रहा है। जी सेठ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसे ही मेहनत करते रहो और ये लो तुम्हारी पहली पगार। तुमने इस लहंगे के साथ साथ इस दुकान में भी काफी साफ सफाई की है। इस दुकान की रंगत पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है। इतना कहकर सेठ ने पार्वती के हाथों में 10,000 रुपए थमा दिए। पार्वती को उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसने फौरन घर के लिए ढेर सारा राशन खरीद लिया और इधर शिव भी अब ठीक हो चुका था और वो अपने काम पर भी जाने लगा था। इस बीच राधा की शादी तय हो जाती है, लेकिन वो जानती थी कि उसके भैया भाभी कितनी मुश्किलों से घर का खर्चा चला रहे हैं। उसकी बचपन से बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादी में एक बढ़िया सा लहंगा पहने, लेकिन बचपन की जिद को जवानी की जिम्मेदारी ने दबा दिया था। उसने अपना मन मार लिया और किसी से कुछ भी नहीं कहा। ऐसे ही कुछ और वक्त बीतता है और फिर राधा की शादी का दिन आ जाता है। राधा, राधा, दरवाजा खोल जल्दी। जी भाभी। इसके बाद राधा दरवाजा खोल देती है और राधा अपनी भाभी से कहती है, देखो भाभी, ये साड़ी मुझ पर जच रही है ना? सुंदर लग रही हूं ना मैं? अरे पगली, इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि तू अभी भाभी से कुछ छुपा सके। सेठ जी अंदर आ जाइए, ये है मेरी लाडो रानी, मेरी प्यारी सी नंद। इसके बाद पार्वती का सेठ घर के अंदर आ जाता है। शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद बेटी। शुक्रिया सेठ जी। खुश रहो और ये लो तुम्हारी भाभी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। राधा ने फौरन उस ठेले को खोला तो उसमें बहुत ही खूबसूरत लहंगा था। राधा कुछ ना कह सकी और वो अपनी भाभी की ओर देखकर खूब रोई जा रही थी। और फिर, तुम्हें पता है बेटी, तुम अपनी शादी में बढ़िया लहंगा पहन सको इसलिए तुम्हारी भाभी ने मेरे दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। दिन रात सिलाई का काम सीखा और फिर हर रोज थोड़ा थोड़ा करके अब उसने अपने हाथों से तुम्हारे लिए लहंगा सिला है। पर सेठ जी, आपके बिना ये मुमकिन ना हो पाता। अरे मैंने तो तुम्हें सिर्फ कपड़ा दिया है, लेकिन तुमने उसमें अपना सब कुछ दे दिया है, इसलिए लहंगा बहुत ही अनमोल है। मुझे नहीं पता था कि गांव में इतना महंगा लहंगा आज तक किसी दुल्हन ने पहना है कि नहीं। नहीं पहना होगा सेठ जी, क्योंकि किसी भी दुल्हन के पास इतना प्यार करने वाली माँ जैसी भाभी थोड़ी ना होगी। भाभी, आप सच में मेरी माँ हो। आपने मेरी बचपन से लेकर आज तक हर छोटी से बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया है और आज आपने मेरी शादी की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। भाभी, मैं जानती हूँ कि आपने कभी किसी भी बच्चे की चाहत नहीं की ताकि आपका प्यार मेरे प्रति कम ना हो जाए। अरे मेरी पागली, तू इतनी रो क्यों रही है? तू आज विदा होकर जा रही है, लेकिन इस घर का दरवाजा हमेशा तेरे लिए खुला है। इस तरह कहकर नंद भाभी एक दूसरे के गले लग जाते हैं और खूब रोती हैं। इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। माँ जी, घर का राशन खत्म हो गया है। रात को बनाने के लिए तेल और आटा भी नहीं है। आप एक काम कीजिए ना,
बाजार से राशन और कुछ सब्जियां लेती आइए। हाँ हाँ, जाती हूँ। कभी तेरा ये खत्म हो जाता है तो कभी वो। एक साथ सब बता दे, मैं लाला की दुकान पर जाकर सब पैक करवा कर घर भिजवा दूंगी। और हाँ, जरा ये अपना घूंघट संभाल, जब देखो तेरा घूंघट नीचे सरकता ही रहता है। बहू जितनी मर्यादा में रहे उतनी ही अच्छी लगती है। चल ठीक है, मैं बाजार जा रही हूँ। ये कहकर सुलोचना बाजार के लिए निकल जाती है। कुछ घंटे बाद वो लाला की दुकान पर राशन का सारा सामान लिखवा कर घर वापस आ रही होती है। तभी उसकी नजर दो लड़कियों पर जाती है जो मिनी स्कर्ट पहनकर वहां से जा रही थी। उनकी दोनों टांगें पूरी तरह दिखाई दे रही थी। ये सब देख सुलोचना इतने में अपनी आंखें बंद करती हुई कहती है, छी छी, शर्म हया तो जैसे बेच ही खाई है आजकल की लड़कियों ने। कैसे कैसे कपड़े पहनकर घूमती है। अरे इतने छोटे कपड़े तो हमारे जमाने में 5 साल की बच्चियां भी कभी नहीं पहनती थी, जितनी आज 25 साल की ये लड़कियां पहनती हैं। इस तरह बड़बड़ाते हुए सुलोचना अपने घर आ जाती है और अपनी बहू से एक गिलास पानी मंगवाती है। अरे ओ तुलसी बहू, जरा एक गिलास पानी तो लेकर आ। जी माँ जी, लाई। थोड़ी देर बाद सुलोचना अपनी सास के लिए पानी लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, पानी पी लीजिए। ठीक है कि तूने पानी तो दे दिया, लेकिन ये तेरे सर से पल्लू क्यों सरक रहा है? तेरे ससुर जी यहीं बैठे हुए हैं, थोड़ी तो शर्म कर ले। मैंने तुझे कई बार बोला है ना कि ये पल्लू खिसकना नहीं चाहिए। हरे जमाने में हम भी थे, हम जितना मर्जी काम करते थे, लेकिन मजाल है हमारे सर से घूंघट सरका हो। 3-3 मटके पानी के कुएं से उठाकर लाना, भैंसों का, खेतों का, सब काम देखना, कितना काम होता था हमारे जमाने में। लेकिन आजकल की बहुओं को आटा गूंदने से लेकर बर्तन धोने तक के लिए, हर एक काम के लिए बस एक मशीन चाहिए। और छोटे छोटे कपड़े पहनकर इनसे किटी पार्टी करवा लो बस। लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मेरे घर में बहुएं हमेशा घूंघट में और साड़ी में ही रहेंगी। इसीलिए ध्यान रहे, आगे से ये पल्लू खिसके ना तेरे सर से। जी माँ जी, ध्यान रखूंगी। ये हैं सुलोचना जी, जो काफी रूढ़िवादी ख्यालों वाली औरत है। ये अपने पुराने रीति रिवाज और संस्कारों को कभी भी नहीं भूलती हैं। इन्हें मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सुलोचना के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू तुलसी बिल्कुल अपने सास के कहे अनुसार ही चलती थी, लेकिन फिर भी सुलोचना उससे कभी भी खुश नहीं रहती थी। वो उसके किसी न किसी काम में कमी निकाल ही देती थी। एक रोज जब तुलसी रसोई में खाना बना रही थी कि तभी वहां पर सुलोचना अचानक से आ जाती है। उस समय तुलसी किचन में सब्जी काट रही थी। इस वजह से उसे ध्यान नहीं जाता कि उसका कमर थोड़ा सा दिख रहा था। ये देख सुलोचना जोर जोर से चिल्लाती है, छी छी छी, बस बस, इसी बात का डर था मुझे। सारी शर्म हया बेच खाई है। माँ जी, वैसे हुआ क्या? क्या होना है? रसोई में तुझे इतना भी ध्यान नहीं है कि पीछे से तेरी कमर साफ दिखाई दे रही है? आज के बाद ऐसा हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा बहू। और इस तरह बंदिशों में तुलसी ने अपनी शादी का पूरा 1 साल काट लिया और उसकी पहली सालगिरह पर उसका देवर करण उन्हें एक सरप्राइज देता है। भाभी, मुझे आपको कुछ बताना था, तो मुझे ऐसा लगा कि इससे अच्छा दिन भला और क्या ही होगा। वो ना, मेरे ऑफिस में एक नैना नाम की लड़की काम करती है। अच्छे परिवार से है और अच्छा कमाती भी है, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मतलब लव मैरिज? हाँ माँ, लव मैरिज। क्यों माँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, भला मुझे क्या दिक्कत होगी? तुझे पसंद है लड़की तो फिर हमें भी पसंद है। ये सुनकर सुलोचना और उसका पति जसवीर वहां से जाने लगते हैं। सुलोचना, मुझे तो तुम्हारा सिद्धांत बिल्कुल समझ नहीं आता। अरे जो डरता है तुमसे उसे तुम और डराती हो, और जो तुम्हारी सुनता ही नहीं है उसकी बात झट से मान जाती हो। चुप करिए जी। अब उस शहरी लड़की के पीछे अपने बेटे को तो नहीं खो सकती ना? कहीं उसके लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला गया तो? इसीलिए तो चुपचाप मैं ये शादी के लिए हाँ कर दी। एक बार घर में आ गई तो तुलसी और उसमें कोई फर्क नहीं कर पाएंगे। सुलोचना अपने छोटे बेटे की शादी के लिए मान जाती है और 1 महीने बाद दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद विदाई के समय कार में नैना इतने भारी भरकम लहंगे में काफी थक जाती है और वो एक जगह होटल के पास गाड़ी रुकवाती है। ड्राइवर,
जरा गाड़ी साइड में रोको, मुझे अब ये भारी भरकम लहंगा नहीं पहना जा रहा। करण तुम यहीं रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। कुछ देर बाद गाड़ी उसके ससुराल आकर रुकती है, जहां गाड़ी से नैना स्कर्ट और टॉप पहनकर सर पर शादी का दुपट्टा लिए निकलती है। नैना को इस रूप में देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। करण बेटा, ये क्या, 2 जोड़ी में लड़की मांगी थी, इसका मतलब ये नहीं कि ये सचमुच 2 जोड़ी में ही आ जाएगी। वो माँ, रास्ते में मैंने कुछ खाने के लिए लेकर रखा था, तो वो नैना के लहंगे पर गिर गया और वो गंदा हो गया सारा। इसके बाद नैना को जो समझ में आया, उसके जो हाथ लगा उसने वो पहन लिया। ये करण का बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है? चलो नैना, माँ के पाँव छू। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो। अगर तुम झुकी तो ना जाने क्या क्या झुक जाएगा। रियली माँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी मैं खुद झुकने के मूड में नहीं थी। वो क्या है ना, मैं बहुत थक गई हूँ। वैसे माँ जी, हमारा बेडरूम कहाँ है? वो क्या है ना, मैं पहले बात सवाल लेना चाहती हूँ। और करण डार्लिंग, तुम प्लीज मुझे बॉडी मसाज दे देना। आज सचमुच मुझे बहुत थकावट हो रही है। बताइए ना माँ जी, बेडरूम कहाँ है? नैना बस 5 मिनट। माँ, गृह प्रवेश कर लें हम लोग? ओ प्लीज, थोड़ा जल्दी कीजिए। ये सब फॉर्मेलिटी, आई एम रियली सो टायर्ड। सुलोचना को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसने चुपचाप उनका गृह प्रवेश करवाया और बहू बनकर नैना अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन नैना के कपड़े देखकर सुलोचना डर गई थी। अजी, ये नई बहू तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न कपड़े पहनती है। अरे पढ़ी लिखी नौकरी चाकरी करने वाली है तो क्या हुआ, सर पर आकर नाचेगी, जो मर्जी रुमाल जितने कपड़े पहनेगी। कहीं कल मुंह दिखाए पर इसने कुछ बेढंगे से कपड़े पहन लिए तो नहीं नहीं, इसे मुझे ठीक करना ही होगा। ये सोचकर सुलोचना नैना के कमरे में जाती है। अरे नैना बहू, दिखा तो कल मुंह दिखाई पर तू क्या पहनने वाली है। ये साड़ी कैसी है माँ जी? अच्छी है, लेकिन इसमें ये काला बॉर्डर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शादी के बाद ये काले रंग कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन ये साड़ी तो 2 कलर के कॉम्बिनेशन में है ना माँ जी। जो भी हो, लेकिन तू ऐसी साड़ी नहीं पहनेगी। चल, अब मुझे तू अपनी साड़ियाँ दिखा, मैं तुझे बताती हूँ कौन सी साड़ी पहननी है। नैना सुलोचना के सामने अपनी सभी साड़ियां निकाल कर दिखाती है, जिसमें से एक लाल कलर की साड़ी देख सुलोचना नैना से कहती है, हाँ, ये वाली अच्छी रहेगी, इसे ही पहन तू। जी माँ जी। शादी के तुरंत बाद अपनी सास का ऐसा बदलता रवैया देख नैना हैरान रह जाती है। इसके बाद शाम को नैना उस साड़ी को पहनती है। ये देख सुलोचना उसकी साड़ी अच्छे से बांधती है। अरे बहू, ये अपने सर पर साड़ी का पल्ला कर ले। घर में सारे मेहमान आएंगे ना, तो उनके सामने ऐसे करके घूमना अच्छा नहीं लगता। नैना साड़ी पहनकर सर पर घूंघट रखकर बाहर आती है। ये देख मोहल्ले की औरतें आपस में बातें करती हैं। मान गए सुलोचना तुम्हें तो। मुझे तो लगा था कि मुंह दिखाई पर भी तेरी बहू मिनी स्कर्ट पहन कर आएगी, लेकिन तूने तो नई बहू को अपने सर पर घूंघट रखना भी सिखा दिया। अरे मेरा नाम सुलोचना है, सुलोचना। नैना बहू, चल अब तू इन सब के पैर छूकर आशीर्वाद ले। इसके बाद नैना सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, लेकिन नैना ये नहीं जानती थी कि उसकी सास किस खेत की मूली है। क्योंकि एक बार नैना ने जो साड़ी पहन ली, तो फिर वेस्टर्न कपड़ों का नंबर तो आने वाला ही नहीं। अगले दिन उन सभी को मंदिर जाना था, इसलिए रात को ही नैना अपनी सास से जाकर पूछती है कि कल उसे क्या पहनना चाहिए। क्या पहनना है क्या नहीं, ये सब तो बात की बात है, लेकिन तू इस नाइट ड्रेस में बाहर कैसे आ गई? हमारे घर में ये सब नहीं चलता। लेकिन माँ जी, करण ने तो मुझसे ऐसा कहा था कि मैं जो मर्जी पहन सकती हूँ। अरे उसे क्या पता इन सब के बारे में। रहा भी है वो इस घर में, बचपन से तो पहले पढ़ाई के लिए हॉस्टल गया और फिर नौकरी के लिए बाहर की चक्कर लगाता रहा। तू उसकी पत्नी है, लेकिन बहू तू मेरी है और इस घर में मेरी ही चलती है। नैना उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। उसे उदास देख उसकी जेठानी भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है। उदास मत हो नैना, इस घर का नाम ऐसे ही सुलोचना निवास नहीं पड़ा है। यहाँ बस माँ जी की ही हुकूमत चलती है। उनसे पूछे बिना तुम अपने मन का खाना तक नहीं बना सकती हो। कपड़े तो दूर की बात है। तुम कपड़े चेंज करके साड़ी पहन लो और किचन में आ जाओ। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कभी भी वेस्टर्न ड्रेस माँ जी पहनने देंगी।
ऐसे कैसे नहीं पहन सकती मैं? अब तो मैं हफ्ते भर तक ही ये साड़ी पहनूंगी, उसके बाद नहीं। एक हफ्ते बाद करण नैना के साथ हनीमून के लिए जाने का प्लान करता है। सच में नैना बहुत मजा आएगा, क्योंकि ना मनाली बहुत ही खूबसूरत जगह है। अच्छा, तुम एक काम करो, जल्दी से पैकिंग कर लो। नैना अपनी पैकिंग कर लेती है। फिर जब ये बात सुलोचना को पता चलती है तो वो नैना के पास आती है। अच्छा, मान ली जाने की तैयारी हो रही है, दिखा तो जरा तूने क्या रखा है वहां पहनने के लिए। वो क्या है ना, जरा ध्यान रखना पड़ता है, कहीं तूने छोटे कपड़े रख लिए और तुझे सर्दी लग गई तो तेरी तबीयत भी तो ठीक रहना जरूरी है। अच्छा, वो तो मैं समझ ही गई थी कि बिना मेरे कपड़े चेक किए आप मुझे जाने कहाँ दोगी। इसके बाद नैना हनीमून के लिए चली जाती है और वहां जाकर कुछ वेस्टर्न कपड़े खरीदती है और अपनी ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करवाती है। लेकिन एक रोज उसकी सास इंस्टाग्राम पर उसकी फोटोज देख लेती है और वो नैना पर मन ही मन बहुत गुस्सा होती है। लेकिन तभी सुलोचना की बड़ी बहन वहां आ जाती है, जो काफी बूढ़ी होती है, लेकिन उन्होंने भी वेस्टर्न ड्रेस पहन रखा होता है। बताओ भला, क्या बुराई है इन कपड़ों में? मुझे देखो, मैं क्या इन कपड़ों में बुरी लग रही हूँ क्या? अरे जब मैं गांव में रहकर ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ तो फिर मेरी बहन की बहुएं क्यों नहीं पहन सकती? और तू जानती है आज क्या हुआ? जब मैं रेलवे स्टेशन से लौट रही थी तो साड़ी पहन के एक लड़की बाइक पर बैठी थी और उसकी साड़ी बाइक में फंस गई और वो नीचे गिर गई, जिससे उसे थोड़ी चोट आ गई। और वो कोई और नहीं बल्कि हमारी बड़ी बहू तुलसी है। अभी मैंने उसे अस्पताल में भर्ती करवाकर यहाँ आई हूँ। जमाने के साथ अपनी सोच बदल सुलोचना। ये बातें सुन सुलोचना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब कभी भी अपनी बहू को अपनी मर्जी के कपड़े पहनने से नहीं रोकती।